अच्छा, अब जो है वो बेसिकली सेक्शन 341 है। सेक्शन 341 की ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर है कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसका ये मतलब है कि जैसे ही एक कोर्ट जो है उसकी तरफ से ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो बेसिकली वाइंडिंग अप का ऑर्डर कोर्ट कर देगी, तो सबसे पहला काम जो ऑफिशियल लिक्विडेटर करेगा वो ये कि वो तमाम क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, तो वो तमाम क्रेडिटर्स के दरमियान उस मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर ये है कि कुछ हमारे पास होती है नॉन लाइसेंस प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, नॉन लाइसेंस प्रॉफिट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि बेसिकली क्या करती हैं कि जो उनका प्रॉफिट होता है वो उसे कंपनी के ऑनर्स के लिए नहीं इस्तेमाल करती बल्कि कम्युनिटी की सर्विसेज के लिए परफॉर्म करती है। तो वो ये कहते हैं कि जो नॉन लाइसेंस प्रॉफिट कंपनी होंगी, जो लाइसेंस नॉन प्रॉफिट कंपनी होंगी, वो बेसिकली क्या करेंगी कि क्रेडिटर्स में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो क्या करेंगी कि अपने तमाम एसेट्स अपने जैसी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र कर देंगी जो कि उसे चैरिटेबल और कम्युनिटी की सर्विसेज के लिए परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इस पैराग्राफ नंबर 3 में ये है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का कोई भी क्लेम है मतलब या कोई भी ऐसा मैटर है मनी से रिलेटेड जो कि कोर्ट के अंदर सेटल है, तो आप उस मनी को उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस वक्त तक कि वो मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, और तब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर उसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर रखेगा, और जिस वो पूरा मैटर सेटल हो जाएगा उसके बाद वो उसे क्या करेगा कि सेटल कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास के एसेट, और अगर एसेट जो है वो बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं हुए किसी अपनी जैसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर बेसिकली क्या होगा कि उन तमाम एसेट्स को बेचा जाएगा और इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड के अंदर उसे रखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी। वही कहते हैं कि जिस वक्त कंपनी जो होती है वो जैसा वाइंड अप हो रही होती है और जो लिक्विडेटर है वो बेसिकली प्रोसीड विद द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर अ वांट ऑफ फंड, और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो बेसिकली ये प्रोसीड नहीं कर सकता वॉट एवर इट इज़ जस्ट एंड रीजनेबल दैट द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी बी मेड द कोर्ट शैल मेक एंड बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड द कंपनी शैल बी डिसॉल्व अकॉर्डिंगली। इसका ये मतलब है कि जैसे ही कोर्ट जो है वो बेसिकली क्या करती है कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर करती है, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है उसके पास ये ड्यूटी होती है कि वो क्या करे कि वाइंडिंग अप करके कंपनी को जो है वो दरअसल कंपनी उस डेट से क्लोज हो जाती है। फिर उसके बाद लेकिन जैसे ही कोर्ट जो होती है वो वाइंडिंग अप ऑर्डर करती है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि कुछ ऐसे डेप्टर्स होते हैं जिन्हें कंपनी को लोन देना होता है, ठीक है, और उनके कंपनी की पेमेंट बाकी रहती है उनकी तरफ, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर जैसे ही वाइंडिंग अप ऑर्डर होता है कंपनी डिसॉल्व हो जाती है और बाकी कोई भी रिमेनिंग एसेट्स जो होते हैं वो कंपनी के मतलब कंपनी जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के रिमेनिंग एसेट्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, तो इस सूरत में बेसिकली क्या होता है कि वो लोग जिनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो कंपनी डिसॉल्व होने के बाद भी मतलब कंपनी ख़त्म हो जाने के बाद भी वो उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि उस ऑर्डर की कॉपी जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को भेजी जाती है और वो उसका रिकॉर्ड करता है, और फिर उसके बाद वो कंपनी के वाइंडिंग अप ऑर्डर की जो डिसीजन है उसे वो ऑफिशियल गजट में अनाउंस कर देता है, ठीक है। और अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो किसी किस्म की भी कोई गलती करेगा तो उसे या फिर इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कोई भी कोर्ट ने जो पावर जो है वो ऑफिशियल एनी पावर कॉन्फर्ड ऑन द कोर्ट बाय दिस एक्ट शैल बी, मतलब ये कि वो ये कहते हैं कि इस एक्ट के थ्रू कोर्ट को जो पावर्स मिली हैं वो भी वैलिड है, और उसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग जिनके पास कंपनी के ऊपर कंपनी की तरफ से उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के डिज़ोल्व होने कोर्ट उन मैटर्स को भी डील कर सकती है, ठीक है। ये सेक्शन 343